जय हिंद एवरीवन, स्वागत है आपका वी नेशन ट्रिपल वन के एक नए एपिसोड में जहां आपके लिए लेकर आते हैं इंडियन डिफेंस की प्रमुख अपडेट्स को सबसे पहले। और इस वीडियो में हम पहले बात करने वाले हैं F-35 लाइटनिंग 2 के बारे में। भारत के रक्षा मंत्रालय को F-35 की रिकमेंडेशन मिली है और ये रिकमेंडेशन कहीं और से नहीं बल्कि इंडियन एयरफोर्स से मिली है। निसंदेह अगर आप इंटरनेट मीडिया पर एक्टिव हैं तो आपने इस रिपोर्ट को मल्टीपल सोर्सेस की तरफ से आते देखा होगा। आज हम जानेंगे इसकी सच्चाई क्या है, क्या वाकई इंडियन एयरफोर्स ने F-35 को रिकमेंड किया है, अगर रिकमेंड किया है तो उसके पीछे की वजह क्या है, और अगर यह रिकमेंडेशन आया है तो फिर इसका प्रभाव एमका, MRFA और दूसरे प्रोग्राम्स पे किस तरह पड़ेगा, अमेरिका क्या क्या स्वतंत्रता देगा, क्या ये अमेरिकी दबाव में डील होने जा रही है। आपके बहुत सारे प्रश्न निस्संदेह होंगे, तो कोशिश करेंगे कि आपके सारे डाउट्स को एक एक करके क्लियर किया जाए। पहले जानते हैं कि मामले की शुरुआत कहाँ से हुई, F-35 के रिकमेंडेशन की बात कहाँ से आई। कई प्रतिष्ठित मीडिया संस्थान हैं, अब उनका हम नाम नहीं ले सकते, लेकिन उन्होंने ये चीज़ कोट किया कि जो F-35 लाइटनिंग 2 है, इसकी रिकमेंडेशन इंडियन एयरफोर्स की तरफ से की गई ताकि भारतीय वायुसेना अपना जो क्रिटिकल कैपेबिलिटी गैप है उसको फिल कर ले जब तक कि एमका एयरक्राफ्ट प्रोडक्शन में नहीं आ जाते। अब यहाँ पर जो भारतीय वायुसेना के सीनियर ऑफिशियल्स का हवाला दिया गया है जिनके आधार पर यह रिपोर्ट है, उसमें कहा गया कि इंडियन एयरफोर्स के टॉप ऑफिशियल्स ने यह रिकमेंडेशन दी है F-35 की। और यहाँ पर भारतीय वायुसेना के इंटीग्रेटेड एयर डिफेंस का नाम सामने आया है, जहाँ पर इसने यूएस मेड लॉकहीड मार्टिन F-35 लाइटनिंग 2 को एंडोर्स किया है और कहा है कि यहाँ पर ये जो एयरक्राफ्ट है ये सबसे ज़्यादा अच्छी चॉइस हो सकता है अगर आप इसको Su-57 से भी कंपेयर करते हैं तो। उसके पीछे की वजह यह बताई गई कि F-35 के पास एक कॉम्बैट प्रूवन ट्रैक रिकॉर्ड है, हाई प्रोडक्शन रेट है, सुपीरियर वेपनरी है, एडवांस BVR कॉम्बैट मिसाइल्स है और ये सारी चीज़ें भारत के हित में जाने वाली हैं। हालांकि आपको बता दें कि इस तरह के रिकमेंडेशन अक्सर हमें देखने को मिलती रहती हैं, लेकिन आप तब तक इन चीज़ों पर बिलीव ना करिए जब तक कि यह स्टेटमेंट भारत के रक्षा मंत्रालय से या भारतीय वायुसेना के द्वारा ऑफिशियली अनाउंस नहीं कर दी जाती है। क्योंकि देखिए, स्पष्ट है कि F-35 दुनिया का सबसे एडवांस फिफ्थ जनरेशन फाइटर है, इसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन यहाँ पर भारत के रक्षा मंत्रालय की तरफ से अभी ऐसा कोई भी डिसीजन नहीं आया है और अभी अलग अलग जो ऑफर्स हैं इनको इवेलुएट किया जा रहा है। अब अगर हम लेटेस्ट डेवलपमेंट की बात करें जो रक्षा मंत्रालय की तरफ से आई थी, तो उसमें डिफेंस सेक्रेटरी RK सिंह सर ने बस इतना कहा था कि भारत अपने क्लोजेस्ट एलाई के साथ फिफ्थ जनरेशन फाइटर को लेकर बातचीत कर रहा है। वहां पर उन्होंने कोई नाम नहीं लिया था। और हम लोग अक्सर अपने वीडियो में जो Su-57 फैलन का नाम लेते हैं उसके पीछे का एक कारण भी है और F-35 को लेने के पीछे का भी एक कारण है। पहले हम बात करते हैं फिफ्थ जनरेशन नीड की। देखिए, वो समय अलग था जब हमें पाकिस्तान के J-17 थंडर या F-16 से खतरा होता था, क्योंकि J-10 के आने के बाद भी समीकरण में कोई खास बदलाव नहीं हुए। हमारे पास आज भी राफेल और Su-30 जैसे एडवांस फाइटर्स हैं जो उनको टैकल कर सकते हैं। लेकिन दिक्कत यह है कि चाइना बड़े संख्या में, तकरीबन 200 की संख्या में J-20 फाइटर्स को भारतीय सीमा के पास डिप्लॉय कर चुका है या कर रहा है। इसके अलावा यहाँ पर पाकिस्तान को भी जो एडवांस फिफ्थ जनरेशन फाइटर्स है वो दिए जाने की बात हो रही है। आज नहीं तो कल पाकिस्तान को ये एयरक्राफ्ट मिलेंगे, इसमें कोई संदेह नहीं है। चाइना अच्छे से जानता है और ऑपरेशन सिंदूर में जिस प्रकार से पाकिस्तानी वायुसेना एक्सपोज हुई है और इनका जो एक बबल था बर्स्ट हुआ है, उसके बाद चाइना अविलंब इनको फिफ्थ जनरेशन फाइटर प्रदान करने का प्रयास करेगा। वो बात अलग है कि अभी J-35 खुद प्रोडक्शन रेडी नहीं है, लेकिन माना जा रहा है कि J-35 यहाँ पर बहुत जल्दी पाकिस्तान को मिलने वाले हैं। पाकिस्तानी मीडिया में तो रिपोर्ट चलाई गई थी कि तकरीबन 40 J-35 फाइटर एयरक्राफ्ट चाइना द्वारा पाकिस्तान को दिए जाने हैं, जिनकी डिलीवरी दिसंबर 2025 से शुरू कर दी जाएगी। हालांकि बाद में पाकिस्तान के खुद के डिफेंस मिनिस्टर ख्वाजा आसिफ ने मीडिया में आकर कहा कि यह सिर्फ मीडिया की हाइप थी, ऐसा कुछ भी नहीं है। लेकिन हम पाकिस्तान पर भरोसा नहीं कर सकते। इतिहास गवाह है कि इनकी कथनी और इनकी करनी में जमीन आसमान का फर्क है और ये बात हम मान के चल रहे हैं कि चाइना इनको ये फाइटर दे रहा है। अब सवाल ये उठता है कि भारत के पास इसका जवाब क्या है। देखिए, आप माने चाहे ना माने, लेकिन फिफ्थ जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट तो J-35 है। उसमें रिपोर्ट्स ऐसा बताती हैं कि गैलियम नाइट्राइड बेस्ड रेडार सिस्टम है और डिफेंस एक्सपर्ट्स ऐसा मानते हैं कि जब गैलियम नाइट्राइड बेस्ड रेडार सिस्टम आपके एडवर्सरीज के पास आ जाएगा तो आपके पास एक जो क्लियर एयर डोमिनेंस है वो कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज होगी और आपको एक्स्ट्रा सतर्कता बरत के चलनी पड़ेगी। अब भारत के पास क्या गैलियम नाइट्राइड बेस्ड रेडार टेक्नोलॉजी है? जी हाँ, हमारे पास उत्तम मार्क 2 है, लेकिन अभी वो प्रोडक्शन रेडी नहीं है और उसका जो इंटीग्रेशन है वो हमें 2028 से पहले देखने को नहीं मिलेगा या 2028 से पहले वो ऑपरेशनल होते नहीं दिखाई पड़ेंगे।
और रही बात गैलियम नाइट्राइड बेस्ड टेक्नोलॉजी की, तो आपको ये भी भली भांति अवगत होना चाहिए कि ये टेक्नोलॉजी हमें तेजस मार्क 1A में देखने को नहीं मिलेगी। ये टेक्नोलॉजी हमें देखने को मिलेगी बेसिकली तेजस मार्क 2 से। तेजस मार्क 2 सुपर सुखोई वो प्लेटफॉर्म है जो कि इस रडार टेक्नोलॉजी से इक्विप होंगे। और जाहिर सी बात है कि अगर फिफ्थ जनरेशन थ्रेट आती है तो उनको काउंटर करने के लिए हमें इसके इक्विवेलेंट ही जो फाइटर जेट है वो चाहिए होंगे। और ऐसे में भारत के लिए लिमिटेड नंबर्स में ही सही, लेकिन अब फिफ्थ जनरेशन फाइटर्स को खरीदना एक आवश्यकता बन चुकी है। और इसीलिए अभी हाल ही में एक रिपोर्ट सामने आई थी जहां पर रक्षा मंत्रालय ने खुद इस चीज का इंडिकेशन दिया है कि तकरीबन 2 से 3 स्क्वाड्रन फिफ्थ जनरेशन फाइटर्स की ली जा सकती है। अब आइए बात करते हैं F-35 की। F-35 एक अनडिफिटेड चैंपियन है जब बात टेक्नोलॉजी की आएगी, लेकिन आपको ये भी पता होना चाहिए कि F-35 के लिए भारत को बहुत सारे परमिशंस की ज़रूरत पड़ेगी और भारत के हिसाब से इसको ढालना पड़ेगा। F-35 में कोई कमी नहीं है। जब बात टेक्नोलॉजी की आएगी तो इसको आप भी रिकॉग्नाइज करें कि दुनिया रिकॉग्नाइज करती है कि ये मोस्ट एडवांस फाइटर है, लेकिन क्या भारत की रिक्वायरमेंट ये पूरी करेगा? इसमें हमें एडवांस सेंसर फ्यूजन देखने को मिलता है, नेटवर्क सेंट्रिक वॉरफेयर कैपेबिलिटी को देखने को मिलती है, लो ऑब्जर्वेबल स्टेल्थ डिज़ाइन देखने को मिलती है, और ये एक फॉर्मिडेबल एसेट है। लेकिन इंडियन मेड स्पेसिफिकेशन जब तक इसमें नहीं आ जाती तब तक ये भारत के लिए उतना यूजफुल नहीं होगा। अब क्योंकि F-35 का प्रोडक्शन रेट भी काफ़ी हाई है और 1000 से ज़्यादा यूनिट ग्लोबली डिलीवर की जा चुकी हैं, तो चांसेस ज़्यादा है कि अगर डील फाइनलाइज होती है तो ये एयरक्राफ्ट कम से कम समय में हमें मिल सकता है। लेकिन अमेरिका ने फॉर्मल ऑफर अभी भी F-35 का नहीं दिया है, ये बात हमें पता होनी चाहिए। वहीं अगर हम Su-57 की बात करें तो इसका समर्थन करने के पीछे जो डिफेंस एनालिस्ट की वजह है वो ये है कि ऑलरेडी भारत रशियन प्लेटफॉर्म्स के बारे में काफ़ी जानता है। हमारे पास पर्याप्त इंफ्रास्ट्रक्चर है जिनके सहायता से हम इनको मेंटेन कर सकते हैं। इनका लोकल मैन्युफैक्चरिंग भी की जा सकती है, इनकी टीओटी भी हमें ऑफर करी गई है। और सबसे खास चीज़ अभी आपने हाल ही में देखी कि एक F-35B जो तिरुवनंतपुरम एयरपोर्ट पे लैंड हुआ था वो तकरीबन 37 दिन तक इसलिए खड़ा रहा भारत में क्योंकि भारत के पास F-35 को मेंटेन करने का इकोसिस्टम ही नहीं है, इंफ्रास्ट्रक्चर ही नहीं है। तो इसका मतलब ये है कि अगर हम F-35 को खरीदते हैं तो अपने आप में पहली बात तो ये खुद एक महंगा एयरक्राफ्ट है और इसके अलावा हमें बिलियंस ऑफ डॉलर इसके इकोसिस्टम और इंफ्रास्ट्रक्चर को विकसित करने में खर्च करने पड़ेंगे, जो कि Su-57 के केस में हमारी बचत हो सकती है क्योंकि 70% जो इंफ्रास्ट्रक्चर है नासिक में वो कंपैटिबल है, सिर्फ 30% मॉडिफिकेशंस की ज़रूरत पड़ने वाली है। अब यहाँ पर हम कोई बहुत बड़ा प्रोक्योरमेंट तो करने नहीं जा रहे कि हमें 150-200 एयरक्राफ्ट चाहिए तो इसके लिए चलिए बन जाता है ये चीज़ कि हम इंफ्रास्ट्रक्चर विकसित करें। हालांकि मेरी बात ये गलत हो सकती है, मैं मानता हूँ, लेकिन यहाँ पर भारत आंतरिक समाधान के तौर पर फाइटर ले रहा है और आंतरिक समाधान के तौर पर भारत ऐसे प्लेटफॉर्म पर जाएगा जो कि भारत के लिए मेंटेन करना भी आसान हो और भविष्य में भारत को दिक्कत भी ना दे जब तक कि एमका नहीं आ जाता। और ऐसे केस में प्रैक्टिकल ऑप्शन जो है वो Su-57 बन जाता है। हालांकि अंतिम निर्णय रक्षा मंत्रालय का है। आप क्या सोचते हैं, F-35 या Su-57 कौन बेहतरीन रहेगा? भारतीय वायुसेना की रिक्वायरमेंट को देखते हुए कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।